जी स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसमें स्पेशली हम लोग पेपर 1 को अटेम्प्ट करेंगे। स्पेसिमेन पेपर है और दो स्पेसिमेन पेपर आपके अपलोडेड हैं, तो उनको वन बाय वन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसमें आमतौर पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं आपके बुक के, टेक्स्ट बुक के, उसके 6 चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आमतौर पे जो पहला क्वेश्चन होता है पहले चैप्टर से ही होता है। इसमें जस्ट आपको ये कहा गया है कि आपने टिक करना है वन बॉक्स टू शो विच 8 बिट्स बाइनरी वैल्यू इज इन द करेक्ट कन्वर्जन फॉर द बाइनरी वैल्यू। 50 का इक्विवेलेंट आपने मालूम करना है। पार्ट ए, तो आपको वो पैटर्न का आइडिया होगा 1 2 4 8 16 32। तो ये 32 और प्लस ये 16, ये कितना हो गया? 32 प्लस 16 48, 48 और ये 2 50। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ए। ठीक है। इसी तरह आपको इसमें भी इसने वन बॉक्स आपको चेक बॉक्स टिक करना है, हेक्साडेसिमल आपने बतानी है। और हेक्साडेसिमल के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ग्रुप बनाना पड़ता है फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 4 डिजिट का जब आपने ग्रुपिंग की तो इसमें हाँ 1 to 48, तो 1 to 48 के हिसाब से एग्जैक्टली 90 जो है उसका 8 बिट पैटर्न क्या है। तो आपने जाना कैसे? आपने 0 को 4 बिट्स फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आखिरी भी नहीं हो सकता। क्यों? कि 0 की 4 बिट फॉर्मेशन जो है वो ऑल जीरोज होंगे। यही भी आपने रुक जाना है सी के ऊपर। और बाकी इसको कंफर्म यहां से कर लेना। 9 की कन्वर्जन ये है 1 2 4 8, 8 और 1 9। तो आपको पता है 9 की कन्वर्जन 1001 है और 0 की कन्वर्जन 0000 है। हाँ, नहीं नहीं, वो 8 बिट्स बस। ये आपने वो जो आपने सीख रखा है ना, जो आपको सारी की सारी हमने कन्वर्जन के मेथड बताए थे, उसके मुताबिक 4 बिट्स की आपको वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं जब आप उसको कन्वर्ट करते हो इनटू बाइनरी। हेक्सा वैल्यूज आपको दे दी गई, हेक्सा वैल्यू 9 दे दी गई और हेक्सा वैल्यू 0 दे दी गई। तो आपको पता है कि 15 को 4 बिट्स चाहिए होती हैं। 15 जब कन्वर्ट होता है 1 1 1 1, 4 बिट्स होती हैं, इसीलिए कहा जाता है 4 का ग्रुप बना दो। तो अगर आप ये 0 लिखा हुआ है, इसको 4 बिट्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो चारों 0 होंगे। 9 को जब 4 बिट्स में कन्वर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 2 4 8, तो 8 वाली बिट ऑन होगी और 1 वाली ऑन होगी। उसके मुताबिक ऑप्शन इज दिस वन, सी। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। वो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैन ओनली प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म, व्हाई, एक्सप्लेन। बिल्कुल। और इसकी जो आर्किटेक्ट वो भी सपोर्ट करता है जस्ट 2 स्टेट्स को। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेट्स को सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज बाइनरी। और इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नीचे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके राइट वर्ड्स आप यही यूज कर सकते हो। डेटा इज प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर बाय यूजिंग, क्योंकि लॉजिक गेट्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, और लॉजिक गेट्स में सिर्फ 2 वैल्यू ही ट्रेवल करती हैं, 0 1। और ये अगर 0 1 ट्रेवल करती हैं तो इसकी जो एग्जैक्टली जो फैमिली है वो बाइनरी है। ठीक है। तो बाइनरी में इसलिए आप कंप्यूटर के लिए जो सपोर्टिव नंबर सिस्टम है वो बाइनरी ही बनता है, क्योंकि उसमें फिजिकली उसके जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें ट्रेवल ही वैल्यूज 0 करेगी या 1 करेगी। दैट्स वाई यू हैव टू यूज बाइनरी। जहां तक कन्वर्जन है जी, सॉरी एडिशन है, एडिशन में आपको ये कहा गया, ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है। जब भी ऐड करना है, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, चाहे वो बाइनरी नंबर हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, आपने हमेशा राइट से स्टार्ट करना है। राइट से, नॉट फ्रॉम लेफ्ट। तो राइट, हाँ राइट से स्टार्ट करना है। तो 1 + 0 1। और अगर ये वैल्यू 0 या 1 आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन जब 1 + 1 होगा वो 2 होगा। हाँ, 2, हाँ 2 2 आपने उसको लिख देना है सम में और 1 को कर देना है कैरी। अगर 2 होता है तो 2 को हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है। तो हाँ, तो उसको 2 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। 2 की बाइनरी कन्वर्जन बनती है 1 0। तो 0 आ जाएगा सम में और 1 चला जाएगा कैरी में। तो दैट्स वाई ये 1 1 0, हाँ ये जो आपका आ गया 1 1। हाँ, हाँ नीचे, हाँ नीचे 0, हाँ नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर कैरी चलेगा, फिर 1 1, फिर वो 2 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, 1 इधर चलेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 इधर 1 चला जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा और फाइनल डिजिट 1 होगा।
ये आंसर है जी। तो इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और बड़ी ही अच्छी बात है, 3 मार्क्स हैं जिसके आउट ऑफ 75। हाँ, आउट ऑफ 75 आपको मार्क्स लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से हर चैप्टर के साथ आप कनेक्टेड हो। ये भी चैप्टर 1 ही चल रहा है जी। 80 प्लस पे, 80 प्लस पे। अच्छा, आमतौर पे एजुकेशनल सिस्टम में 80 प्लस पे होता है। अच्छा, ये देखिएगा, अब आपको एक चीज कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डेनरी रिजल्ट जो है 301 है। डेनरी रिजल्ट 301 है। क्या ये 8 बिट्स में स्टोर हो सकता है? नो। वाई? तो 8 बिट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो क्या है? ओवरफ्लो तो है ना। वो ओवरफ्लो क्यों? 8 बिट्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है, मैं आपसे एक कम, ना ना ना, 8 बिट्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है? 128 प्लस 64 प्लस 255। तो 255 अगर होता तो कोई एरर नहीं थी, ओवरफ्लो का कोई सीन नहीं था। लेकिन चूंकि उसे 301 का है, 301 में आपकी जो है बिट्स, वो 8 बिट्स में वो आपका, उसको हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें 9th बिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ओवरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसको आपने एरर, एरर नेम इज, एरर नेम इज ओवरफ्लो, और एक्सप्लेनेशन में आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो आ सकती है 8 बिट्स में 255 होगी। तो 8 बिट्स चूंकि आपके अनसफिशियंट है, स्पेस कम है, तो दैट्स वाई ओवरफ्लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये सामने, ये रजिस्टर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ हाँ, ये अब किस चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर 2, कम्युनिकेशन वाला। कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। और इसमें आपको सिंपल वे में ये बता दिया गया, उसने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो 3 बाइनरी रजिस्टर्स हैं, ए बी सी के नाम से। और आपको तमाम बिट्स ये 10 के साथ पॉपुलेट करने के बाद आपको ये कहा, और साफ आपको बता दिया ट्रांसमिशन आउटकम ये हुआ कि जो फार साइड पे डेस्टिनेशन पे जब डाटा पहुंचा, तो उसको नो एरर हैव बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर ए एंड बी। ए एंड बी में वो कह रहा है एरर नहीं है, तो वो आपको वो पूछ रहा है कि फाइनल पैरिटी बिट क्या होगा। और दूसरी बात, इसमें जो इसकी कंपोजिशन में ये ऑड पैरिटी है या इवन, तो इससे ऊपर बता दिया ये इवन है। इवन है, दैट्स वाई आपने काउंटिंग करनी है नंबर्स की। 1 कितने हैं? 1 2 3। हाँ, ना 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 ना, इवन तो नहीं बना ना। इवन बनने के लिए आपको 1 ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये देखो, एक काउंटिंग करनी है आपने, 1 2 और ये 3। 3 इज ऑड नंबर, दैट्स वाई यू हैव टू ऑन 1। क्यों? तो कह रहा है एरर कोई नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली आपको बिट लिखनी पड़ेगी जो इसकी बनती है। इवन बनाना है इसको, 1 आएगा। और सी को भी आपने इवन बनाना है। पहले सी को देखते हैं, 1 2 3, ये भी 1 आएगा। अब वो कह रहा है बी के अंदर है एरर, देखते हैं, 1 2, ये इवन है लेकिन वो कह रहा है एरर है। एरर है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं 1 ही लिखना पड़ेगा। उसने कहा है एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी। क्या लिखा हुआ है? एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी। अगर तो 2 है और इधर मैं 0 लिख देता हूँ, नो एरर। बाइनरी है, बाइनरी सॉरी, वो इवन है, बिल्कुल इवन है। लेकिन उसने कहा है कि आपने ये शो करना है कि ये इसमें एरर है। एरर है तो वो कैसे शो करोगे? अगर तो आपने देखो फातिमा यहाँ 0 लिख दिया, वो इवन बन गया, वो तो ठीक है। आपने क्या शो करवाना है? आपने शो करवाना एरर है, इवन नहीं, इसको ऑड शो करवाना है। ऑड शो करने के लिए ये 1 ऑन करना पड़ेगा। ये देखो आंसर। बाकी तो इवन बनाना है आपने, 1 डाल के, अगर कम है तो। और अगर बी में आपने दिखाना है कि ये एरर है, तो अगर इवन था भी तो उसको ऑड बना दो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, उसने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया, नो एरर हैव बीन डिटेक्टेड इन ए एंड बी, ए एंड सी। दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक। ये 1 करना है कब? अगर ये इवन नहीं हो रहा,
ठीक है। अगर ये अच्छा, एक चीज मैं आपसे आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन करता हूं, अगर ये भी 1 होता, फिर इधर 0 ही लिखना है, क्यों? कि इवन बना हुआ है। इवन बना हुआ है तो ठीक है, 0 लिख दो। अगर इवन नहीं बना हुआ है तो 1 करके उसके इवन बनाओ। अगर 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 आपने कहना ये वैल्यू रजिस्टर ए इज ओके, वैल्यू रजिस्टर इन सी इज ओके, बट आपको ये भी कहा गया क्वेश्चन में, एग्जामिनर की तरफ से डिमांड है इसको इस तरह शो करो कि एरर है रजिस्टर बी में। वो हालांकि वो तो अगर मैं 0 लिख देता तो कोई एरर नहीं, इवन था, तो 0 लिखने तो इवन ही रहेगा, इसलिए आपने वहां पे 1 लिखना। अगर आपको ये कहता है ना ए बी सी ऑल आर ओके, तो यहां पे फिर बी की इस वैल्यू कर देते 0। हाँ, ये जरा क्वेश्चन को समझ लेना ना, उसकी वर्डिंग को समझना क्या क्या है, उस हिसाब से आंसर। वहां पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सुकून से समझना कि क्या लिखा हुआ है। एक छोटी सी गलती से नंबर कट जाएगा, फायदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जी, वो कह रहा है ए स्टूडेंट यूजेस ए लैपटॉप एंड ए कैलकुलेटर फॉर स्कूल वर्क। द लैपटॉप हैज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट परफॉर्म द फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। आपको पता है ये आपका जो जॉन वन न्यूमैन मॉडल है, उसमें ये कहता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होगी, ठीक है, मेमोरी से फेच होगा डाटा या इंस्ट्रक्शन, उसको फिर डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये 3 मेन इसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। द सीपीयू हैज ए सेवरल कंपोनेंट, उसमें मजीद जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सिर्फ ये फैच करने के बाद लाजमत है उसने मेमोरी, उसके अंदर मेमोरी डेटा रजिस्टर इन्वॉल्व होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इन्वॉल्व होगा, और कैलकुलेशन के लिए अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट इस्तेमाल होगा। तो ये आपको ये वगैरह इसमें से 2 पार्ट्स को डिस्क्राइब करो, एमडीआर को एएलयू। पहले तो एमडीआर और एएलयू का क्लियर क्लियर एब्रीविएशन की जो वैल्यू बनती है एग्जैक्टली वो लिख देना। एमडीआर इज नोन एज मेमोरी डेटा रजिस्टर, और अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसका इसका रोल फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है? डेटा फेच कहां से होता है, कहां पड़ा होता है डाटा? रैम में, रैम में। और ये डाटा फेच फ्रॉम रैम वो स्टोर किस में करके लेके आता है रैम की तरफ? एमडीआर में। रजिस्टर एक है, रजिस्टर आपके 8 बिट्स का 16 बिट का रजिस्टर होता है, जिसमें से वैल्यू लोड होगी रैम से किस में? उस डाटा रजिस्टर में, एमडीआर में। तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं, एमडीआर को एक्सप्लेन करो, क्या यूज है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट मॉडल में? आपको इसका रोल क्या है कि ये आपका रैम में जो इंस्ट्रक्शन या डाटा पड़ा होता है वो एमडीआर में उसको लोड करता है। सबसे पहले यही तो लिखा हुआ, स्टोर कहाँ? रैम से किस में स्टोर होता है? फ्रॉम रैम इज स्टोर्ड इन द एमडीआर। फिर अगला एक्शन क्या होता है? एमडीआर इज सेंड टू एएलयू, जहां पे इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। एएलयू उसके ऊपर क्या परफॉर्म करता है? कैलकुलेशंस एंड, क्योंकि अरिथमेटिक इसका नाम ही क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। ठीक है, तो इसमें जितनी परफॉर्म क्या होगा, कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन उस डाटे के ऊपर जो रैम से फेच करके थ्रू डाटा रजिस्टर एएलयू को पास किया गया। एएलयू ने इसके ऊपर क्या एक्शन किया? उसको कैलकुलेशंस की, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस किए, कंपैरिजंस वगैरह किए उस डाटा के ऊपर। और एएलयू के अंदर ही अपना एक रजिस्टर होता है, इसका एएलयू का अपना भी रजिस्टर होता है। ठीक है, एएलयू हैज ए बिल्ट इन रजिस्टर, और उसमें वो क्या स्टोर करता है? जो कैलकुलेशन हो जाती है ना, उसका रिजल्ट में कैलकुलेशन वो उसमें स्टोर होता है, उसमें स्टोर होता है। और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर कैलकुलेशन एएलयू के अंदर जो डाटा पड़ा होता है सेंड्स डाटा टू एमडीआर, और एमडीआर वापस जाके उसको जो रजिस्टर में डाटा लोड है, एएलयू ने जो लोड कर दिया उसको जाके दोबारा रैम में स्टोर कर दे। पूरा प्रोसेस समझो। एएलयू को पास होगा, एएलयू ने उसके ऊपर अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और अपने लोकल रजिस्टर में स्टोर कर दिया। उस लोकल रजिस्टर एमडीआर से फिर दोबारा वो सॉरी अपने एएलयू रजिस्टर से वो एमडीआर में लोड करेगा, और एमडीआर जाके रैम में राइट कर देगा या स्टोर कर देगा। ये आपने एक्सप्लेन ऐसे करना है पूरा, दोनों का एक कंप्लीट पैराग्राफ बना के बुलेटेड फॉर्म में लिख देना है, और नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। 3A इज ओके। 3B में क्या क्या है?
एम्बेडेड सिस्टम, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? इट इज ए बिल्ट इनटू ए डिवाइस, उसके अंदर ही, डिवाइस के अंदर ही एक बिल्ट इन सिस्टम होता है, और ये खास काम के लिए, पर्पस के लिए, डेडिकेटेड फंक्शन के लिए ये बनाया जाता है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम, इट रन्स ऑन फर्मवेयर, इट डज नॉट हैव एडिशनल पैराफिरल्स, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है? ये जो आपका एम्बेडेड सिस्टम का काम होता है एक खास किस्म का टास्क या फंक्शन या डेडिकेटेड काइंड ऑफ उसमें आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, और ये रन किस में होता है? ये फर्मवेयर में होता है, ठीक है। और इट डज नॉट हैव एडिशनल पैराफिरल, इसके अंदर कोई और नहीं होती, सिर्फ इसका जितना काम है वो उतना ही करता है एम्बेड सिस्टम, ठीक है। ये माइक्रोवेव ओवन का अंदर भी होता है, ये रेफ्रिजरेटर में एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, और ये रोम की सूरत में आपके कंप्यूटर में भी होता है एम्बेडेड सिस्टम। बस इसका एक ही काम है कि जो काम इसको कहा गया ना उसने बूट बूट करवाना है, मशीन जब स्विच ऑन करना है इसने बूट करवाना है, बस इसका इतने काम है ना, इसने इधर होना है ना इसने उधर होना है, जितना टास्क, जितनी फंक्शनैलिटी, जितनी डेडिकेटेड वर्क इसको साइन किया गया बस उतना। और ये फर्मवेयर जो मैन्युफैक्चरर है उसमें इंस्ट्रक्शन जो राइट कर दी जाती हैं, हमेशा जब भी मशीन चलेगी उसने उतना ही काम करना है जितना इसको कहा गया है। एम्बेड सिस्टम, बिल्कुल ठीक है जी। वो कह रहा है बोथ लैपटॉप एंड द कैलकुलेटर हैव, उसमें रोम होती है, कैलकुलेटर में भी होती है और लैपटॉप में भी होती है रोम। वो कह रहा है वो एक वन रीजन बताओ व्हाई बोथ डिवाइसेस हैव रोम। इसके अंदर क्या होती है? रोम में इंस्ट्रक्शन कौन से, बूट कैसे कर, चलना कैसे है, स्विच ऑन करते हुए करना क्या है। भाई स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर को बताएगा तो सही ना। कंप्यूटर याद रखना, ये डिपेंडेंट ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ने खुद कुछ नहीं करना, इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो रोम क्या है? रोम एक चिप होती है जिसके अंदर क्या होती है? बायोस होती है। बायोस क्या होती है? उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सिस्टम ने बूट कैसे करना है, बूट कैसे करना है, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम किधर पड़ा हुआ है, आईओ डिवाइसेस को चेक करना प्रॉपर, हर चीज अपनी जगह लगी हुई है, कीबोर्ड मिसिंग तो नहीं है, कीबोर्ड के अलावा रैम प्रॉपर प्लग हुई हुई है, मॉनिटर लगा हुआ है, ये बायोस का काम होता है। और ये इसका मकसद क्या होता है कि कब ये रोम का असल में मकसद, वो कह रहा है कैलकुलेटर में भी रोम होती है, लैपटॉप में भी, और आपके डेस्कटॉप में भी रोम होती है। वो कह रहा है ये रोम का फंक्शन क्या है, आपने एक ही बात करनी है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये बूटिंग आप इंस्ट्रक्शन इसमें होती है। और इट इज रिटन बाय मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है बनाने वाला डिवाइस, वो इसमें बूटिंग इंस्ट्रक्शंस में फीड की जाती है। दे बोथ नीड डाटा दैट शुड नॉट बी डिलीटेड, और ये ऐसा डाटा होता है रैम में डिलीट हो जाता है। वो रैम जो इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल वॉलेटाइल मतलब जो जो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। स्विच निकाला, रैम वॉश। रोम में ऐसा नहीं होता, रोम आपके वोल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, नॉन वॉलेटाइल है। रोम इज नॉन वॉलेटाइल, that's why all the instruction given or burned by manufacturer always stored or make remains in your ROM, or it needs no it needs no any kind of electric power, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई पावर नहीं चाहिए होती, बूट्स नहीं चाहिए होती, ये बूट अप इसके इंस्ट्रक्शन होती है बर्न बाय और मैन्युफैक्चर, और इसको किसी किस्म की वैसी इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, अकॉर्डिंग उसमें रिटर्न होती है। नहीं जनाब, स्टूडेंट्स कंसर्न अबाउट द थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी सोल्यूशन। उसने बोला कंप्यूटर वायरस का सोल्यूशन क्या है, हैकिंग का सोल्यूशन क्या है, स्पाईवेयर का सोल्यूशन है, फायरवॉल्स, एंटी स्पाईवेयर देख लेते हैं। एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर, और ये फायरवॉल भी वायरस के लिए होता है, और हैकिंग में भी फायरवॉल इंपॉर्टेंट है, और पासवर्ड लगा दो, बायोमेट्रिक लगा दो, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दो हैकिंग में। ये वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं और सिस्टम को हैक करने से बचाया जा सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और बी बी पार्ट में क्या कहा गया है? कह रहा है कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी सोल्यूशन क्या है, हैकिंग सिक्योरिटी सोल्यूशन क्या है, वही ये सोल्यूशन ये है। एंटी वायरस करता क्या, ये डिस्क्राइब भी करो। स्कैन करता कंप्यूटर को वायरसेस के लिए। अच्छा, एंटीवायरस के अंदर याद रखें इसकी अपनी प्रॉपर डेटाबेस होती है, हैज ए रिकॉर्ड ऑफ नोन वायरसेस। और फिर उससे मैचिंग अगर वैल्यू मिल जाए वायरस की तो उसको क्या करता है, रिमूव करता है या उसको क्वारंटाइन कर देता है। अगर वो डेटाबेस के वायरस के साथ आपकी वो वायरस का मैच हो जाए तो उसको क्या कर देता है, क्वारंटाइन कर देता है या उसको रिमूव कर देता है। और ये हमेशा याद रखना, जब कभी चीज आप डाउनलोड करते हो उसको चेक करता है। और कभी आप यूएसबी लगाते हो, इसमें मेमोरी स्टिक लगाते हो, उसको भी। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसी तरह इसने एंटी मेलवेयर अगर आपने उसका दिया है तो उसके डिस्क्रिप्शन में बताओ एंटी मेलवेयर क्या करता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है स्पाईवेयर्स को बीइंग डाउनलोडेड अदरवाइज, और इसके अलावा स्कैन करता है और रिमूव करता है, क्वारंटाइन करता है। फायरवॉल की डेफिनेशन जानते हो? ये देखो फायरवॉल के बारे में क्या लिखा है, ये 3-4 लाइनें याद रख लो। क्या करता है फायरवॉल, मॉनिटर करता है ट्रैफिक जो कमिंग इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये याद रखना फायरवॉल। और चेक करता है दैट ट्रैफिक मीट्स द क्राइटेरिया रूल सेट, इसमें रूल सेट्स होते हैं जो अगर मैच हो गया उसको वहीं पे ब्लॉक कर दो। रूल लगा दिया कि फलां फलां वेबसाइट है, अगर यहां से कोई डाटा आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो। उसे ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसी तमाम वेबसाइट जिसपे हम अपनी कंपनी के यूजर्स को नहीं अलाउ करना चाह रहे कि वो उसके ऊपर www करके जा सके, कनेक्ट हो सके ब्राउजर के साथ, उसको हम लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में। और फायरवॉल उसको फिर जो है वो अपने साथ जो है वो कनेक्ट नहीं होने देती। और ये थर्ड लाइन में यही लिखा हुआ है, थर्ड लाइन जरा गौर से पढ़ो। ब्लॉक्स एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया रूल सेट सेट ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का मतलब है उन तमाम वेबसाइट पे जिसको मैं अलाउ नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी मेरे कंपनी के एम्प्लॉयर, वो ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। और जो वेबसाइट मैं समझता हूँ ब्लॉक कर देगा। मैं अगर चाहूंगा ट्विटर के ऊपर ना जा सको, फेसबुक के ऊपर आप वेबसाइट के थ्रू ना एक्सेस मिले आपको, तो उसको मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं फायरवॉल में उसकी कोडिंग में उसकी लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में facebook.com डाल दूंगा। कभी भी आपका कोई भी यूजर इस कंपनी का वो फेसबुक को चला ही नहीं सकेगा। और व्हाइट लिस्ट में वो डालूंगा जो मैं अलाउ करवाना चाहूँ। वो वेबसाइट के साथ ही नहीं कनेक्ट होगा, वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगा फेसबुक, तो फिर साइन इन करोगे ना, तो फेसबुक पे नहीं जा पाएगा। क्यों? मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला है, बैन होगी, वो हम कंपनी के लिए हम नहीं समझते वो सही है। ठीक है। फिर बायोमेट्रिक का पता है ना, ये होती क्या है बायोमेट्रिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इंडिविजुअल जो आपका ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का वो उसमें इंप्रेशंस को स्टोर कर देता है। हाँ बिल्कुल, और उसको जब डेटाबेस, जब आप उसको, आप आईज का भी हो सकता है, आपके थंब का भी हो सकता है, पाम का भी हो सकता है, ठीक है, फेस का भी हो सकता है, जो बायोमेट्रिक ये सब कुछ उसमें शामिल है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा एक से ज्यादा स्टेप्स को वेरीफाई करने के बाद आपको साइन इन करने पे आपको पता है साइन इन करने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है? यूजर इन पासवर्ड। ट्रेडिशनली हम यही कर रहे होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हमें रिस्ट्रिक्शन मजीद लगाना चाहें कि हर कोई, अब मेरा यूजर, मेरा नाम और मेरा पासवर्ड आपको पता चल गया, आप तो साइन इन हो जाओगे। चाहे वो मेरी बैंक की साइट हो, चाहे मेरी शॉपिंग का कोई लॉगिन हो, या मेरा ईमेल अकाउंट हो। लेकिन अगर मैं उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दूंगा तो फायदा पता क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यूजर ने पासवर्ड दे दिया, जैसे आपने सबमिट किया आपको वो कहेगा एंटर पिन कोड। पिन कोड कहाँ आएगा? आपके मोबाइल डिवाइस पे आएगा। हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर वहां पे फीड किया होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन में, या आप वहां पे ईमेल दिया होता है, तो आपकी ईमेल में या आपके मोबाइल डिवाइस से वो पिन कोड आएगा। फिर उसको आप टाइप करोगे, ये होते हैं टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज थ्रू योर पासवर्ड, सिंगल स्टेप इज वेरी वेरी डेंजरस।
पिन कोड का दो मकसद हो सकते हैं। पिन कोड का जो फोन नंबर देने के दो मकसद हो सकते हैं। एक ये कि एक आपने यूजर ने पासवर्ड देने के बाद उस एक्स्ट्रा आपके वेरिफिकेशन की जाएगी गिवन पिन कोड, और एक वो 5 सेकंड के लिए या कुछ सेकंड के लिए वो पिन कोड एक्टिव करता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी टाइम के अंदर अंदर आपको पिन कोड देना पड़ता है। अगर वो टाइम गुजर जाता है फिर रीसेंड करना पड़ता है, याद है। और इसी तरह ये पिन कोड का दूसरा फायदा भी है, पासवर्ड भूल जाता है बंदा, तो फिर आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर उसका वो आपके अकाउंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आप क्लिक करते हो तो नया पासवर्ड दे सकते हो। ले जी, complete the statement about the different type of programming language, use the terms from the list, some of the terms in the list will not be used। वो कह रहा है ये सारी की सारी टर्म्स जो लिखी हुई है ना, ये वाली, ये सारी जरूरी नहीं कि इसमें लगे, कुछ इसमें से लगेंगे कुछ नहीं भी लगेंगी, तो इसलिए ध्यान से। द स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ बताओ। स्टेटमेंट जो लिखी जाती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, उसे सिंटैक्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, जावा का अपना है, वीपी का अपना है, पाइथन का अपना है। स्ट्रक्चर जो लिखा जाता है स्टेटमेंट्स का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वक्त, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। आगे नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल नहीं, नहीं 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 नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल। नेचुरल मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। मशीन लो लेवल लैंग्वेज वो तो मशीन कोड है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जो हम लोग आपस में बोल रहे होते हैं, वो जो लिख नहीं रहे होते कोडिंग, वो किसमें लिख रहे होते हैं। हाँ वो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली कंप्यूटर में? हाई लेवल। हाई लेवल नेचुरल लैंग्वेज कह रहे हो या हाई लेवल कह रहे हो, एक ही बात है। दैट नीड ए, और ऐसी लैंग्वेज जिसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, उसको मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? नीड्स ए, हाँ जी, ट्रांसलेटर। वो तो देखो, नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसने यही तो लिखा हुआ है। व्हेन प्रोग्राम्स आर रिटन इन दिस टाइप का मतलब जो ऊपर जिक्र हुआ है ये, दे नीड ए, दे नीड ए, हाँ कनेक्टेड है पिछले स्टेटमेंट के साथ। दे नीड ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट देम इनटू, मशीन किस लैंग्वेज को समझती है? गलती ना कर देना है। अच्छा, अगली, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज रिटन यूजिंग मिनोमिक, जो मिनोमिक कोड्स होते हैं, ऐड, स्टोर, लोड, गुड, इज कॉल्ड एन असेंबली लैंग्वेज, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लो लेवल। देखते हैं सही कितना कितना गलत। पहला सिंटेक्स था हाई लेवल ट्रांसलेटर असेंबली मशीन कोड असेंबली होता है, गुड। अच्छा बी, आईडी 3 कॉमन फंक्शन बता दो इसके। एडिटिंग करता है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग होती है, एरर्स को डायग्नोस कर देता है, बहुत सारे काम करता है, ये सारे लिखे हुए। कोड एडिटर, इसको टेक्निकली बोला करो कोड एडिटर है। रन टाइम एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप प्रोग्राम को टाइप करने के बाद लिखते नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर दोनों को जमा कर देगा, आंसर दे देता है, तो ये आपको रन टाइम एनवायरनमेंट भी देता है। और ये एक क्या होता है, ट्रांसलेटर का रोल भी प्ले कर रहा होता है। और क्या कर रहा होता है, एरर को डायग्नोस भी कर देता है, आपको सजेशन नहीं दे देता कि यहाँ मसला है, यहाँ मसला ठीक करो। अब प्रिंटिंग प्रिंटिंग का मतलब पता क्या होता है? जो आप प्रिंट वर्ड लिखते हो, कोट्स में वैल्यू लिखते हो, कोट्स में जो लिखते हो वो ऑरेंज कलर का होता है, जो आप प्रिंट लिखते हो वो ग्रीन कलर का होता है, ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग इसी को तो बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या इस मशीन में होता है डाटा स्टोर? कहाँ होता है? क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो डिफरेंट सर्वर्स बड़े वर्ल्ड के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, वहां पे डाटा स्टोर होता है। उसका फायदा क्या होता है? उसको यूज कर सकते हैं। और क्या फायदा हो सकता है? ये मशीन मेरी गिर जाती है, लॉस्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वहां पे पड़ा रहता है।
ठीक है। तो ये इसकी कुछ आगे क्लाउड स्टोरेज को डिस्क्राइब किया गया। ये देखो, क्लाउड स्टोरेज को कम से कम इतना जरूर लिख देना, स्टोरेज कंसिस्टिंग ऑफ सर्वर्स। और ये क्या होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, रिमोट लोकेशंस पे पड़े होते हैं, दूर पड़े होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, रिमोट उसे बोलते हैं। दे आर ऑफन मेंटेन, और ये मेंटेन कौन कर रहा होता है, मैं कर रहा होता या आप कर रहे होते, नो। हाँ, जिस सर्विसेज लेते हो, जो आपसे चार्जेस लेते हैं उसके। हाँ, दैट आर ऑफर मेंटेन बैकअप बाय थर्ड पार्टी कंपनी। दूसरा इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ड्रॉबैक्स एज सच, एक माइंड के अंदर फियर होता है, डर होता है कि आपका डाटा कहीं चोरी ना हो जाए। नहीं, वो देखो, उनका उनका तो बिजनेस है ना इस लेवल का, वो अगर आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, डाटा आपका इधर उधर हो जाएगा, तो कभी भी एक एक दिन चल जाएगी, एक साल चल जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी। उसको उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती है। इस कंप्लेन तो नहीं आ रही किसी की, अगर वो आनी शुरू हो जाए तो वो तो बंद कर देंगे, उसको कंपनी को बैन कर देंगे, फाइन लगा देंगे। और क्या, मेरा नहीं ख्याल। डर, देखो मेरी बात सुन, डर यही होता है कि कहीं वो डाटा खराब ना हो जाए, कोई डाटा खत्म ना हो जाए, डाटा डिलीट ना हो जाए, डाटा किसी को दे ना दे हो, यही खौफ होते हैं ना। तो अगर ये चीजें वहां पे हर चीज को अगर उन्होंने सेफ्टी रखी हुई है, तो फिर क्या ड्रॉबैक, फायदा ही है। अच्छा, टू एग्जाम्पल ऑफ, वन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, एक उसने बोल दी रॉन्ग होती है, रैम गुड। टू एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, ये आपका एसएसडी, सेकेंडरी इसी को बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब परमानेंट डाटा जहां स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी पे होता है, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, हाँ यूएसबी, ये सारी एग्जाम्पल। अच्छा, विर्चुअल मेमोरी भी एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है। वो कह रहा है द कंप्यूटर ऑल्सो यूज विर्चुअल, वो कह रहा है कंप्यूटर ऑल्सो यूज विर्चुअल मेमोरी, डिस्क्राइब हाउ विर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज्ड। रैम 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 बड़ी लिमिटेड सी होती है, ठीक है। 2 GB होती है, किसी मेरे मेरे लैपटॉप में 16 GB है, किसी में 8 होती है। तो आपको पता है रैम का फंक्शन क्या होता है, जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एप्लीकेशन होती है, जो आपकी फाइल्स होती है, वो सारी रैम में लोड होती है। बाल का डाटा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि रैम जो है वो आपकी शॉर्ट पड़ जाती है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, हार्ड डिस्क के ऊपर एक टेम्परेरी एरिया क्रिएट करता है जिसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। फिर वो करता क्या है कि जो डाटा रैम में अनवांटेड है उसे शिफ्ट कर देता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, जिसका नाम क्या रखा है, वर्चुअल। हाँ, बिल्कुल। जो मतलब इस वक्त आप समझ, वो समझता है कि यार इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग में मुझे सीपीयू को ये वाला डाटा नहीं चाहिए, उसको उठा के शिफ्ट कर देगा। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा से वर्चुअल मेमोरी से वो ले आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। और वो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल देख रहे हो, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसमें सीडी, डीवीडी सब शामिल। जहां तक रैम के बारे में, सॉरी, वर्चुअल मेमोरी की एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये वर्चुअल मेमोरी असल में क्या होती है, ये एक पार्टीशन होती है हार्ड डिस्क के ऊपर, एक एक सेपरेट एक एरिया अपने पास वो रिजर्व कर लेता है। और ये इसका इस्तेमाल कब होता है, व्हेन रैम इज फुल, पेज ऑफ डेटा दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर करंटली बाय सीपीयू ऑन योर रैम, वो ट्रांसफर कर देता है ऑल दैट काइंड ऑफ डाटा विच इज राइट नाउ देयर इज नो यूज ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन और डाटा, दिस डाटा और इंस्ट्रक्शन शिफ्टेड फ्रॉम रैम इनटू virtual memory, or whenever the data is required again, the pages are transferred back to RAM। ये असल में पेजेस होते हैं। ये पेजेस क्या होते हैं, डाटा जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या वो आपका अनवांटेड डाटा जो करंटली सीपीयू को नहीं रिक्वायर्ड, रैम से उठाता है उसका पेज और शिफ्ट कर देता है वर्चुअल मेमोरी में जब कभी। हाँ, नहीं इस लेवल के अभी नहीं, वो आपको हाँ कभी आ जाता है, लेकिन चांसेस बड़े कम होते हैं। रैम रैम बिल्कुल, वो आप एक डायग्राम बना भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बना सकते
Next question, 7. In computer system, the operating system running is run directly on the firmware. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? इन कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज रन डायरेक्टली ऑन द firmware. Identify which type of software runs directly on the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देखो मेरी बात सुनो, वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, ये पावर पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, लोड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे एग्जांपल अगर आप पूछ ले, एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस, हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. आंसर क्या है 7A का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अच्छा जी, वन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंटरप्ट्स को मैनेज करना. वो क्या है? इसकी दो एग्जांपल तो बताओ. इंटरप्ट्स की दो एग्जांपल बताओ. पेपर जैम और डिवीजन बाय जीरो. हाँ ये देखो, डिवीजन बाय जीरो इज ए इंटरप्ट, जो एग्जांपल है इंटरप्ट की. टू प्रोसेसेस ट्राइंग टू एक्सेस द सेम लोकेशन, ये भी एक इशू आता है, तब भी इंटरप्ट जनरेट होता है कि एक सेगमेंट है, एक मेमोरी की लोकेशन है, उसको दो डिफरेंट प्रोग्राम उस लोकेशन का डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करें, वहां पे फिर क्लैश आएगा, लड़ाई होगी तो वो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा कि ये इसका मसला आ रहा है आपकी मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और एप्लीकेशन ने इसको एक्सेस किया हुआ है, तो ये दूसरी एप्लीकेशन उसी डाटा को एक्सेस करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा. ये इंटरप्ट है, इसको भी इंटरप्ट की एग्जांपल है. तीसरी एग्जांपल क्या है? एनी वैलिड एग्जांपल ऑफ एरर मैसेज, टू एग्जांपल कैन बी अवॉर्डेड. अच्छा बस यही है, और वो भी दे सकते हो जो आप कह रहे हो ना, पेपर जैम हो जाता है, वो भी इंटरप्ट है, वो हार्डवेयर इंटरप्ट है. नहीं, वो इसका इंटरप्ट के हवाले से वो बात नहीं बनती है. पेपर जैम हो सकता है, पेपर फीड मतलब उसमें नहीं जा रहा, पेपर एम्प्टी है, उसका ट्रे इज एम्प्टी, tray is empty, then interrupt can be. This is another example of interrupt. नहीं, वो इसमें नहीं आएगा. पेपर जैम की एग्जांपल दे सकते हो, और ट्रे में फिर पेपर आउट ऑफ पेपर आपकी शीट है, वो हो सकता है. तीसरी आपकी डिवाइड बाय जीरो की कैरर इंटरप्ट हो सकता है. फिर वन मेमोरी लोकेशन को वन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर रही है, तो दूसरी एप्लीकेशन भी सेम उसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने जाएगा, तब भी एक इंटरप्ट आएगा. एग्जांपल्स हैं इंटरप्ट्स की. हाँ जी, डिजिटल करेंसी क्या होती है? अब आप ये स्टूडेंट्स वो चैप्टर आ गए हैं, लास्ट 5th and 6th चैप्टर. हाँ, ये किस फॉर्म में? ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती डिजिटल, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है. डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों लिख सकते हो, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और ये ट्रेडिशनल करेंसी की तरह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, एक नंबर है, ये लाइन लिख दो बस काफी. हाँ, उसकी आगे भी बिटकॉइन है, इस तरह की जो करेंसी है ये. बिटकॉइन क्या खराब हो? और आजकल ऐसे ही है कि वो कुछ कंट्रीज में वो उसकी बिजनेस उसके थ्रू अलाउ है. बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस उसके थ्रू अलाउ है, बिटकॉइंस के ऊपर बिजनेस भी हो रहा है. ठीक है, लोग परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट में आपकी वैल्यूज. हाँ, हराम तो नहीं कह सकते, वो तो फिर ये असल में एक आपकी फिजिकल की चूंकि करेंसी नहीं होती. ठीक है, और इसका कोई जो है वो कंट्री इस चीज की श्योरिटी भी नहीं देता इस करेंसी की. तो बास कंट्रीज में वैलिड है, लीगल है. ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि एक चीज देखो, एक चीज जब हवाई हो ना, उसका कोई फिर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता. तो इस सेंस में आप कह सकते हो लीगल और इलीगल हो सकती, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. कुछ कंट्रीज में लीगल है इसका बिजनेस, कुछ में नहीं है. अच्छा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का प्रोसेस क्या होता है?
हाँ, ये लेजर की तरह होता है, इसमें ट्रांजैक्शन ट्रैक की जा सकती ट्रांजैक्शन। फिर इसमें आपका सीरीज ऑफ टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड्स इसमें मेंटेन हो रहे होते हैं और उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इसका रिकॉर्ड चूंकि पड़ा होता है, इसमें टेम्परिंग और अल्टरेशन नहीं की जा सकती। ये ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन मतलब सीरीज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस पे स्टोर होते हैं, तो उसको टैंपर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट डिवाइसेस पड़ी होती हैं, रेप्लिका उसका पड़ा होता है, तो उसको अब टैंपर नहीं किया जा सकता, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट फाइल, रेड, ग्रीन, येलो एंड सो ऑन। एक्सप्लेन लॉसलेस ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल जो आपका वर्जन है उस फाइल का जिसमें रिकवर पॉसिबल हो, उसे लॉसलेस बोलते हैं। और लॉसी में ओरिजिनल वर्जन उसका रिकवर नहीं किया जा सकता, लॉस हो जाता है, डिटेल चली जाती है। जैसा वीडियो के अंदर कंप्रेशन होता है या ऑडियो के अंदर कंप्रेशन होता है या इमेज में कंप्रेशन होता है, बाद का टेक्स्ट फाइल में भी कंप्रेशन होता है, उसे RLE बोलते हैं, रन लेंथ इनकोडिंग, रन लेंथ इनकोडिंग RLE। तो टेक्स्ट में भी आप जो है लॉसलेस की एक जो एग्जांपल है RLE। एक्सप्लेन हाउ, ये कैसे करता है, इसमें एल्गोरिदम यूज होते हैं। ये बुक में आपका पूरा एल्गोरिदम शेयर किया था आपसे, याद है? ए तो आपने कहा था 97 5 टाइम, दो अलग अलग नंबर लिखे थे। वो क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, वो कंप्रेशन एक उसकी होती थी। तो कंप्रेशन असल में क्या होता है, कैसी होती है कंप्रेस फाइल्स, वो एल्गोरिदम उसके ऊपर लगता है। एल्गोरिदम क्या होता है, एक फार्मूला। फार्मूला क्या है कि आपने ए 5 दफा लिखा हुआ है, तो एक ए को स्टोर करने के लिए 8 बिट लगती है, एक ए को, क्योंकि ए की जो आज की वैल्यू है 97, 8 बिट्स में, फिर 97 में एक तो आपका ऑन होगा 64 वाला, फिर 32 वाला, ये हो गया 96, और एक होगा 1, तो ये 97 हो गया। 8 बिट्स रिक्वायर्ड है। अगर वो 5 ए होंगे, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट, 8 मल्टीप्लाई 5 कितने, 40 मतलब आपको कितने, 5 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपको 5 बाइट चाहिए। 5 कैरेक्टर अगर मैं 5 दफा लिखूं तो कितने बाइट चाहिए, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट चाहिए, तो 5 के लिए कितने चाहिए, 5 बाइट चाहिए। लेकिन इसका कंप्रेशन, जो कंप्रेशन का एल्गोरिदम है, वो क्या कहता है, वो कहता है आपको सिर्फ 2 बाइट चाहिए, 5 नहीं 2 बाइट चाहिए। वो कैसे, ये 97 का ASCII कोड ऑफ ए क्या है, 97, 1 बाइट आपका 97 की वैल्यू स्टोर करने के लिए। दूसरे में कितनी दफा 97, 5 टाइम, तो 5 की भी वैल्यू आप जस्ट 4 वाला बिट ऑन करोगे और 1 वाला ऑन करोगे, तो आपको कितने बाइट्स अब रिक्वायर्ड हुए, 5 के बजाय 2। एक में आस्की वैल्यू स्टोर हुई, एक में नंबर ऑफ टाइम रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ साइज, कहाँ 5 बाइट लगने, कहाँ 2 बाइट लगने, ये। और इसका मतलब ये, उसको आपसे पूछा ये कंप्रेशन में क्या करते हो। आपका पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कंप्रेशन एल्गोरिदम इज यूज्ड, एक कंप्रेशन का एक एल्गोरिदम यूज करते हो, नो डाटा इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस, और इसमें डाटा लॉस नहीं होता। मतलब उसको दोबारा से उसका ओरिजिनल ट्रैक अगर आप रिकवर करना चाहो, मसला है कोई नहीं। 97 मींस स्मॉल ए, कितने दफा, 5 दफा, ये लो 5 लिख दी, रिकवर हो गया, रिकवर। तो इसका मतलब नो डाटा इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस ही। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल फाइल कैन बी रिस्टोर्ड, ऐसे ही लिखना है, ये मुश्किल नहीं है वैसे। सिर्फ ये आपने उस वक्त ना थोड़ा सा माइंड को, बिल्कुल ये बिल्कुल। लेकिन ये है कि आज आपने मुझसे पूछ लिया सर ये कंप्रेशन क्या है, पूछा ना मुझसे, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये रिविजन करने से, पढ़ने से बार बार आ जाती हैं, याद हो जाती है। आपने आने वाले दिनों में ना अपने बुक के चैप्टर्स पढ़ो, क्वेश्चंस के आंसर्स को टैली करो, क्या आप क्या कह रहे हो उसमें क्या लिखा हो, इसको इस तरह करो। ये भी तो 2 स्पेसिमेन पेपर, एक अच्छा कल कर लेंगे, दोबारा से रिपीट कर दूंगा, फिर कुछ और पेपर उठाएंगे पास्ट ईयर्स के, पेपर 1, उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ में उसके आंसर्स को देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। कुछ आप कोशिश करोगे बताने की,
कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ लिखा हुआ समझा दूंगा। इससे ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह ताला। एग्जैक्टली तो कुछ नहीं होता, मिलता जुलता हो सकता है। और देखो ये सब क्वेश्चन कहाँ से निकाले हैं उसने, बुक में से ही ना। तो आपको पेपर कहाँ से बनना है, बुक में से ही बनना है ना। तो क्वेश्चन हो सकता है मिलते जुलते आ ही जाए, ठीक है। लेकिन जिसने ये तकल्लुफ ही नहीं किया पढ़ने का, देखने का, और फिर उस दिन तो मसला ही होता है उसका। अगर आप उस दिन तक पढ़ते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, मुख्तलिफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहोगे, तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। ये ऐसा चीज। बस आखिरी एक दो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये आ गया जी आपका चैप्टर नंबर 6। आप कह रहे थे ना चैप्टर नंबर 6 से सर क्वेश्चंस क्या आएंगे, ये आए। क्या नाम था? ऑटोमेटेड सिस्टम, रोबोटिक्स, एंड लास्ट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो पहला क्वेश्चन ही देखो क्या लिखा हुआ है। An expert system is an example of artificial intelligence. One component of expert system is an knowledge base. Knowledge होती है असल में, जो कंप्यूटर को नॉलेज दी जाती है। नॉलेज असल में क्या होता है, आपके एज ए ह्यूमन आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ, वो कोडिंग में कन्वर्ट करके आप उसमें नॉलेज प्रोवाइड कर देते हो। अब आपसे ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई एन एक्सपर्ट सिस्टम नीड्स ए नॉलेज बेस। उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, लाजमत है। देखो आप स्टूडेंट हो, आपको भी तो आपका वो टीचर, आपका ट्रेनर, आपका उस्ताद बताता ही है ना, फिर ही आपको नॉलेज आती है ना। इसी तरह वो चीज है, वो ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है, वो एज ए प्रोग्रामर वो आप कंप्यूटर को दोगे, ट्रेनिंग दोगे तो वो फिर उसके पास नॉलेज गेन होगी ना। डेटाबेस उसकी बनती जाएगी, डेटाबेस बनती जाएगी। ये कॉर्टाना है, ये आपका सिरी है, ये क्या है, इस डेटाबेस है। आप जब क्यूरीज करते हो, क्यूरीज को मैच करता है, यार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास डेटाबेस में क्या पड़ा हुआ है, तो वो आपको फिर वॉइस के थ्रू या आपको चैट बॉक्स के थ्रू करता है, रिप्लाई भी नहीं करता। ये चीज, ये नॉलेज है। नॉलेज जब तक उसको दी नहीं जाएगी, उसको क्या पता मैंने क्या आंसर करना है, क्या ख्याल है। और इसी तरह जब तक स्टूडेंट को नहीं बताया जाएगा, अगर आपका कोई क्यूरी आती है, टीचर क्यूरी करता है, अगर तो आपको कहीं से पता है उसके बारे में, तो ही आंसर करोगे ना। तो अब वो चीजें जो आप सीखते हो चीज के साथ साथ, पढ़ते के साथ साथ, क्लास वाइज बढ़ते बढ़ते आप एक रिसोर्सफुल पर्सन बन जाते हो, इंटर तक या आप ग्रेजुएशन तक। तो ये इसी वजह से होता है कि आपको डिफरेंट ईयर्स में ये नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और आपको ट्रेन किया जाता है। वो फिर नेक्स्ट टाइम किसी और रीजन से यही क्वेश्चन होता है, वो उसने चूंकि उसकी सीरीज को अपने पास मेंटेन किया होता है, उसके आंसर्स को भी सर्च करके अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम उस दिन अगर आंसर नहीं मिला, अगले दिन मिल जाए। और यही चीज होती है ना, जब जब कोई किसी टीचर से, ट्रेनर से कोई क्वेश्चन करता है, वो बात करके कहता है अच्छा कल बताऊंगा। वो फिर क्या करता है, रिसर्च करता है, डॉक्यूमेंट्स देखता है, गूगल करता है, फिर अपने आप को अपडेट करता है नॉलेज वाइज। फिर अगले दिन वो आपको कहता है हाँ जी ये आंसर है। अगर वही क्वेश्चन फिर दोबारा से आता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर कर रहा होता है। क्यों? कल तक नहीं पता था, आज पता चल गया। ठीक है। कल कौन बताने वाला है? बेशुमार रिसोर्सेज है। इसी तरह कंप्यूटर को भी बताने के लिए इसकी अपनी सर्च इंजन भी होते हैं, प्लस एज ए प्रोग्रामर आप फीड करते हो। ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसकी नॉलेज बेस की। और 3 कंपोनेंट्स एक्सपर्ट सिस्टम के कौन कौन से होते हैं, ये है जी। क्या है जी, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाई इट नीड्स फैक्ट्स टू जनरेट द रूल्स टू मेक द डिसीजन, द डाटा इट कंटेन इज एसेंशियल टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि आपने 3 कंपोनेंट इसके एक्सपर्ट सिस्टम के बताने हैं, रूल बेस, इन्फ्रेंस इंजन और इंटरफेस। इंटरफेस क्यों होता है, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कैसे होगे, बातचीत कैसे करोगे, इंटरेक्ट कैसे करोगे, क्यूरीज कैसे दोगे। और इन्फ्रेंस इंजन इसी तरह जैसे सर्च इंजन होता है, जो कनेक्ट होता है और आपकी क्यूरीज के मुताबिक वो पूरे डेटाबेस में से रूल लगा के ये हो एंड ये हो और ये हो एंड ये हो और ये हो, उसका आंसर क्या है। इन्फ्लुएंस इंजन के साथ मिक्स एंड मैच करके, इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करके आपको रिस्पॉन्ड करता है, उसमें वॉइस के थ्रू या चैट के साथ। और व्हाट इज मेंट बाय मशीन लर्निंग, एबिलिटी है, हाँ, अडॉप्ट इट्स ओन प्रोसेस और डाटा। ये जी आपका लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में जी इट्स ऑल अबाउट ऑटोमेटेड सिस्टम।
ऑटोमेटेड लाइट सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है। व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड इन द ऑफिस, द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। इफ मूवमेंट इज नॉट डिटेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मिनट, द लाइट आर स्विच्ड ऑफ। द सिस्टम यूजेस a sensor and microprocessor. मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंसर क्या होता है? लाइट सेंसर, लाइट इंफ्रारेड सेंसर। ये जो आपके मोशन ऑफ बॉडी को डिटेक्ट कौन करता है? इंफ्रारेड वेव्स के साथ, इंफ्रारेड सेंसर्स के थ्रू वैल्यूज को गेट करके, और फौरन से पहले वो अलर्ट सिस्टम जनरेट करता है, आपका अलार्म बज जाता है, या आपकी लाइटिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है, एक्चुएटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें जो सूटेबल अप्रोप्रिएट सेंसर है वो इंफ्रारेड सेंसर। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो प्रोसेसर? इंफॉर्मेशन को गेट करता है थ्रू सेंसर्स, और वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, उसको प्रोसेस करता है, कंपेयर करता है विद योर डेटाबेस वैल्यूज, और उसको अगर वायलेशन मिलती है तो एक्चुएटर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड जनरेट करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बीच में एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा होता है बिटवीन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। इसकी अभी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। और डिस्क्राइब हाउ द सेंसर एंड द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन द ऑटोमेटेड लाइट सिस्टम। ये पूरी वही एक्सप्लेनेशन है। ये देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर इंफ्रारेड। और होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इट विल परफॉर्म एक्शन बिटवीन और फैसिलिटेट योर सेंसर्स एंड योर, फैसिलिटेटर का काम कर रहा है बिटवीन सेंसर और एक्चुएटर्स। और इसको टोटली आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया उसने। सबसे पहले क्या होता है, सेंसर रिक्वायर्ड होता है, डेटा सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर की तरफ लेके आता है, फिर वो सिग्नल्स किस में कन्वर्ट होते हैं? एनालॉग से डिजिटल में, एडीसी से बोलते हैं। फिर उनको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है डेटाबेस के साथ। अगर वैल्यूज आउटसाइड होती है रेंज, तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है सिग्नल तो लाइट को ऑन करने का, और एक्चुएटर यूज द स्विच लाइट ऑन ऑफ हर 2 मिनट के बाद चेक करता है। अगर उसको सब चीजें नॉर्मल मिलती हैं तो लाइट को ऑफ भी करता है। लाइट को ऑन कब करता है? जब उसको ऐसी एक्टिविटी मिलती है, कुछ सेंसर गेट करता है कि कुछ है। लेकिन देखो फातिमा, आंसर लिखने का तरीका तो होता है ना, ये वर्डिंग अगर आप लिख दोगे इस तरह, कितना खूबसूरत आंसर उसने देखा और नंबर पूरे आ जाएंगे। अगर आप वर्डिंग अपनी ऐसी करोगे कि कंफ्यूज करने वाली, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। ये जी आज का अटेम्प्ट, क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर का अटेम्प्ट। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे पेपर, एक और स्पेसिमेन कल हम 1:30 पे क्लास करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।